बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वॉल। कहानी की शुरुआत इराक के बीहड़ से होती है, जहां पर एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट है। यहां के कॉन्ट्रैक्टर को और उसकी सिक्योरिटी को किसी ने मार दिया है। इसीलिए यहां पर आइजैक नाम का एक स्नाइपर और उसके साथी मैथ्यू को भेजा जाता है। मैथ्यू एक स्पॉटर है, यानी कि वो टारगेट का पता लगाता है। ये दोनों के दोनों अमेरिकन सोल्जर्स हैं। ये उस साइड से कहीं दूर एक जगह पर घात लगाकर बैठे होते हैं, ताकि इन्हें उस किलर की लोकेशन का पता चल जाए जिसने यहाँ पर लोगों को मारा है। इन्हें पूरा विश्वास है कि इन्हीं की तरह यहाँ पर कोई और स्नाइपर भी है जो लोगों को मार रहा है। पिछले 22 घंटों से ये दोनों के दोनों एक जगह पर शांत अपनी पोजीशंस पर लेटे हुए होते हैं, लेकिन 22 घंटे बीत जाने के बाद भी इन्हें कोई सुराग नहीं मिलता कि इनके आसपास कोई दूसरा स्नाइपर है। इसीलिए मैथ्यू कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है। यहाँ पर जितने लोगों को मारा गया है वो किसी ग्रुप का काम है। मैं नीचे जाकर देखना चाहता हूँ, लेकिन आइजैक उसे नीचे जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये ज्यूबा का काम है, जो कि एक इराकी स्नाइपर है। उसी ने यहाँ पर सब लोगों को मारा है। पर उसकी बात मैथ्यू नहीं मानता और वो नीचे जाने लगता है। दरअसल मैथ्यू का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे चुका है। नीचे जाते हुए वो लगातार आइजैक से रेडियो पर बात कर रहा होता है, और जब वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर लोगों को मारा गया है, तो वो देखता है कि हर किसी को हेडशॉट लगा है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्नाइपर है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके पैर पर गोली लगती है। वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। आइजैक ये देख लेता है। वो अपने साथी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर वो जिगजैग भाग रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि स्नाइपर उस पर भी निशाना लगाएगा। स्नाइपर आइजैक पर कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन वो बचते हुए अपने साथी के पास पहुंच जाता है। जैसे वो मैथ्यू के पास पहुंचता है, उसके पैर पर भी एक गोली लगती है, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए दीवार के पीछे चला जाता है। उसका साथी वहीं पर दर्द से कराह रहा होता है। वो आइजैक से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आइजैक के पैर पर भी बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने पैर के खून को बंद करने के लिए उस पर पट्टी बांधता है। इसके बाद वो अपना रेडियो निकालता है ताकि हेडक्वार्टर कॉल करके वो यहाँ पर मदद मंगवा सके, लेकिन वो देखता है कि उसके रेडियो का एंटीना टूट चुका है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं कर सकता। वहीं उसका साथी मैथ्यू, जो कि अब आइजैक के पास आना चाहता है, पर आइजैक कहता है कि तुम बिल्कुल मूवमेंट मत करना, वरना स्नाइपर को पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो और वो तुम पर निशाना लगाकर तुम्हें मार देगा। जिस तरह से तुम वहां पर लेटे हो, बिल्कुल उसी तरह से लेटे रहो। इसके बाद वो दीवार के खोल में स्पॉटर लगा देता है, ताकि स्पॉटर की मदद से उसे दूसरे स्नाइपर की लोकेशन का पता चल जाए और वो उस पर निशाना लगाकर उसे मार दे। साथ ही उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने पैर में लगी गोली को निकालता है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है, तो उसके रेडियो में किसी की आवाज आ रही होती है। दरअसल कोई उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आइजैक उससे बात करता है। आइजैक बताता है कि हमें गोली लगी है, कोई हमें यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है, हमारे आसपास कोई स्नाइपर है जिसकी लोकेशन का हमें नहीं पता। दूसरी तरफ से आ रही आवाज उससे पूछती है कि तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ। आइजैक बताता है कि मैं पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर हूँ, मेरे साथ मेरा साथी भी है। इसके बाद वो आवाज कहती है कि मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, या जहां पर तुम हो वहां पर खड़े हो जाओ, या हवा में फायर करो ताकि हम तुम तक पहुंच जाए। आइजैक समझ जाता है कि ये कॉल उसके हेडक्वार्टर से नहीं आया, बल्कि ये उसी स्नाइपर का है जिसने उसे गोली मारी है, क्योंकि जो सवाल वो उससे पूछ रहा होता है वो सब रूल्स के खिलाफ हैं। आइजैक उसके एक्सेंट को ध्यान से सुनता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई अमेरिकन नहीं है, दरअसल ये उसी इराकी स्नाइपर का कॉल होता है। उसे आइजैक के रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिल गई थी, इसीलिए दूसरी तरफ से वो एक बड़े अमेरिकन ऑफिसर होने का दावा कर रहा था। पर अब आइजैक को समझ में आ चुका है कि ये वही स्नाइपर है, इसीलिए अब वो अपने बेस से कांटेक्ट करना चाहता है। पर वो स्नाइपर कहता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे साथी को मार दूंगा।
मुझे पता है कि वो अब भी जिंदा है, इसीलिए मजबूरी में आइजैक को उससे बात करनी पड़ती है। वो आइजैक से कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन आइजैक उसके हर एक सवाल का जवाब नहीं देता। आइजैक को बहुत प्यास लगी होती है। वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है, लेकिन वो देखता है कि पानी की बोतल पर गोली का निशान है। इस वजह से पूरा पानी गिर गया होता है। और अब दूसरी तरफ से स्नाइपर कहता है कि मैंने ही तुम्हारी रेडियो के एंटीना को गोली मारकर तोड़ा था। इसके बाद मैंने तुम्हारी पानी की बोतल पर निशाना लगाया ताकि तुम्हारा पूरा पानी गिर जाए। मैंने तुम्हारी टांग पर गोली मारी, तुम जख्मी हो, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, जिस वजह से तुम कमजोर हो चुके हो और अब तुम यहाँ पर बिना पानी के तड़प तड़प कर मारे जाओगे। आइजैक समझ जाता है कि ये स्नाइपर ज्यूबा है, उसके अलावा किसी का भी निशाना इतना शार्प नहीं हो सकता। आइजैक कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ज्यूबा हो, तुम एक आतंकवादी हो। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं ज्यूबा नहीं बल्कि एक आम इंसान हूँ। तुम लोग हमारे देश में आए, तुमने हमारे लोगों को मारा और अब तुम हमें आतंकवादी कहते हो। आइजैक जो लगातार उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे समझ में आ जाता है कि जो दूसरा स्नाइपर है यानी कि ज्यूबा, वो कूड़े के ढेर में है, लेकिन अब भी वो उसे नहीं देख सकता क्योंकि पिछले 24 घंटों से वो वहां पर बिना हिले डुले अपना निशाना लगाकर बैठा हुआ है, जो कोई आम स्नाइपर नहीं कर सकता। आइजैक स्नाइपर के एग्जैक्ट स्पॉट का पता लगाने के लिए अपनी गन पर अपना हेलमेट लगाकर उसे दीवार से ऊपर करता है, पर सामने जो स्नाइपर है उसे पता चल जाता है कि ये आइजैक की चाल है, इसीलिए वो उस पर गोली नहीं चलाता। यहाँ पर आइजैक प्यासा है और तभी किस्मत उसका साथ देती है। धूल भरी आंधी चलना शुरू हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर आइजैक दीवार के पीछे से निकलकर वहां पर पड़े हुए एक सोल्जर का बैग उठाने के लिए जाता है। स्नाइपर उस पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन आइजैक की किस्मत अच्छी होती है। वो बैग लेकर दीवार के पीछे वापस आ जाता है। बैग के अंदर उसे पानी की बोतल मिल जाती है, जिस पानी को पीकर वो अपनी प्यास बुझाता है। अब वो अपने स्पॉटर को देखता है जो उसने दीवार के होल में लगाया था, पर वो टूट चुका है। तभी रेडियो पर उसे अपने साथी मैथ्यू की आवाज आती है, जो अब भी जिंदा है। दरअसल उसे लग रहा होता है कि अब तक मैथ्यू मारा गया है। वो मैथ्यू को उस स्नाइपर की लोकेशन बताता और कहता है कि तुम उसके स्पॉट का पता लगाओ। मैथ्यू के पास एक गन होती है, वो उस गन को उठाने की कोशिश करता है। आइजैक स्नाइपर से एक बार फिर से बातें करता है ताकि वो उसका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर सके। वो पूछता है कि तुम अमेरिकन्स को क्यों मारते हो। वो बताता है कि पहले मैं एक स्कूल टीचर था, एक दिन अमेरिकन्स ने आकर हमारे स्कूल के सभी बच्चों को मार दिया और तब से मैं अमेरिकन्स को मार रहा हूँ। वही मैथ्यू अपनी गन तक पहुंच जाता है। धूल भरी आंधी चलने की वजह से स्नाइपर की नजर उस पर नहीं जाती। आइजैक ने जो लोकेशन उसे बताई थी वो उस तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है और तभी उसके कंधे पर एक गोली लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और अब वो आइजैक की तरफ बढ़ने लगता है। पर अगले पल एक और गोली चलती है, जिससे मैथ्यू की मृत्यु हो जाती है। आइजैक के सामने उसने अपना दम तोड़ दिया, जिससे आइजैक को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ से स्नाइपर पूछता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है, तुम लोग वापस लौटकर क्यों नहीं जाते। आइजैक कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जो मुझे ऑर्डर्स मिले थे मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, बस मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे पता है कि तुमने पहले अपने एक साथी डीन को मारा था, पर तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात सुनकर आइजैक हैरान हो जाता है क्योंकि ये सच है और वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। साथ ही वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम ज्यूबा हो, तुम्हें अमेरिकन्स ने ही ट्रेनिंग दी थी, इसके बाद तुम उन्हीं के खिलाफ हो गए और अब तुम उनके साथ धोखा कर रहे हो। वो कहता है कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा। ने कहा था कि ये जंग खत्म हो चुकी है और अगर जंग खत्म हो चुकी है तो तुम सबको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। आइजैक कहता है कि यहाँ पर एक पाइपलाइन बन रही है जिससे इराक को फायदा होगा। ज्यूबा कहता है कि अमेरिकन्स कभी किसी का फायदा नहीं कर सकते और अब यहाँ पर आइजैक को अपने रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। वो रेंगता हुआ अपने रेडियो के पास जाता है, जहाँ पर उसे दूसरी तरफ से अपने बेस से आवाजें आ रही होती है, जो कि उसके कैप्टन की है, पर उसकी आवाज दूसरी तरफ नहीं जा रही होती क्योंकि उसका रेडियो खराब है। ज्यूबा आइजैक बनकर उसके कैप्टन से बातें करता है और कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस तुम मुझे यहाँ पर लेने आ जाओ।
और अब आइजैक को समझ में आ जाता है कि इससे पहले जब रेडियो पर उन्हें कॉल आया था और उनसे मदद मांगी गई थी तो वो यहाँ के वर्कर्स की नहीं थी, बल्कि वो ज्यूबा ने ही किया था। ज्यूबा ने अपने रेडियो को अमेरिकन चैनल पर ट्यून कर रखा है और अब जो भी आइजैक की और मैथ्यू की मदद करने के लिए आएंगे ज्यूबा उन्हें भी मार देगा। और वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत जख्मी है, उसका बहुत खून बह चुका है, साथ ही वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। पर कुछ ही देर बाद उसके पैर पर एक क्रो बैठता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। उसे अपने आसपास कोई हलचल सुनाई नहीं देती। वो समझ जाता है कि जो दूसरा स्नाइपर है वो भी सो चुका है, इसीलिए एक लकड़ी पर रस्सी बांधकर अपने साथी मैथ्यू की गन को अपनी तरफ खींच लेता है और उस कचड़े के ढेर पर गोलियां चलाता है। और तभी उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है जो कि एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर है। ज्यूबा के कहने पर यह हेलीकॉप्टर यहाँ पर आया है, इसका मतलब यह है कि ज्यूबा इन्हें भी मार देगा। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए आइजैक अपने सामने की दीवार को गिरा देता है जिससे चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। जिसके बाद वो कचरे के ढेर पर कई सारी गोलियां चलाता है लेकिन वहां से कोई गोली नहीं चलती। आइजैक समझ जाता है कि ज्यूबा मारा गया, इसीलिए वो खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हेलीकॉप्टर उसके पास लैंड करते हैं, उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर वो हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। हालांकि वो अपने साथी सोल्जर्स को बताता है कि कचरे के ढेर में ज्यूबा छुपा हुआ था, एक बार फिर से तुम्हें वहां पर चेक कर लेना चाहिए। और हेलीकॉप्टर का शोर इतना ज्यादा होता है कि उन्हें उसकी बात समझ में नहीं आती और वो उसे लेकर यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। और तभी ज्यूबा, जो कि अब भी कचरे के ढेर में छुपा हुआ है, वो हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता है और एक एक करके पायलट के साथ सभी सोल्जर्स को मार देता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश में आइजैक की भी मृत्यु हो जाती है। वहीं अब ज्यूबा एक बार फिर से रेडियो से अमेरिकन हेडक्वार्टर में कॉल करता है और मदद मंगवाता है। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से यहाँ पर कोई और आएगा और ज्यूबा उसका भी खात्मा कर देगा। और इसी अंत के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।